हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VKMMJ सेंटर। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग हिंदी व्याकरण में स्वरों को समझ रहे हैं। स्वरों की रूपरेखा, बनावट, उनके वर्गीकरण के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की हैं। आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो पिछले वीडियो में बड़ा होने के कारण हम लोगों ने उसको कवर नहीं कर पाया था। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि स्वरों के संदर्भ में विशेष तथ्य या विशेषताएं क्या हैं। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और समय से प्राप्त हो। हमारे वीडियो पे लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट अवश्य करिएगा। देखते हैं हम लोग। स्वर जो होते हैं ये स्वतः उच्चारित होते हैं, अर्थात उनके उच्चारण में अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हम लोग रिवाइज करते चल रहे हैं। तो जो स्वर होते हैं वे स्वतः उच्चारित होते हैं, उनके उच्चारण में किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेना पड़ता है। जो री शब्द अक्षर है इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, अतः इसे तत्सम स्वर कहते हैं। शेष स्वर जो हैं तत्सम व तद्भव दोनों होते हैं। यानी कि री स्वर जो है री, यह केवल तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। बाकी जो स्वर हैं वे स्वर तत्सम और तद्भव दोनों में आते हैं। यहाँ पे जो आ है यह अंग्रेजी से हिंदी में आया हुआ है तथा इसे ग्रहण कर लिया गया है, अतः इसे आगत या गृहीत स्वर कहते हैं। तो कभी प्रश्न में पूछा जाए कि आगत स्वर कौन सा है तो हम लोग कहेंगे अ, और उसके ऊपर जो एक चंद्रबिंदु लगा होता है, चंद्रबिंदु नहीं, एक केवल ऊपर एक ऐसे बना होता है, तो ये है, इसे आगत या गृहीत स्वर कहते हैं। यह आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है। हम लोग जानते हैं कि जब स्वर का उच्चारण होता है तो श्वास की मात्रा कम लगती है, अतः सभी स्वर जो हैं अल्प प्राण होते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि सभी स्वर जो हैं वो क्या हैं, अल्प प्राण होते हैं और अल्प प्राण के उच्चारण में समय कम लगता है। तो इस तरह से सभी स्वर जो हैं वो क्या हैं, अल्प प्राण होते हैं। इसके बाद है स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अतः सभी स्वर जो होते हैं वे घोष कहलाते हैं या स्वघोष कहलाते हैं। ये सभी स्वर क्यों स्वघोष कहलाते हैं या घोष कहलाते हैं? क्योंकि जब स्वरों का उच्चारण होता है तो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं स्वर ध्वनियों के अंतर्गत कोई भी ध्वनि दंत ध्वनि नहीं है। जो स्वर ध्वनि है इस ध्वनि के अंतर्गत यानी जो भी स्वर ध्वनियाँ हैं इनमें कोई भी ध्वनि जो है दंत ध्वनि नहीं है। अयोगवाह ध्वनियों का प्रयोग मुख्यतः तत्सम शब्दों में होता है। अयोगवाह ध्वनियाँ जो होती हैं इनका जो प्रयोग होता है मुख्यतः किस में होता है, तो तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है। विसर्ग जो होता है, विसर्ग हमेशा तत्सम होता है। विसर्ग जो होता है क्या होता है, हमेशा यह विसर्ग तत्सम होता है। अनुस्वार जो होते हैं वह तत्सम व तद्भव दोनों हो सकता है। अनुस्वार जो होता है वह क्या होता है, तद्भव व तत्सम दोनों हो सकता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यह छोटी ई, बड़ी और री, ये तीनों जो अक्षर हैं ये स्त्रीलिंग वर्ण कहलाते हैं। तो परीक्षाओं की दृष्टि से ये चीज़ें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी पूछा जाए कि स्त्रीलिंग वर्ण कौन सा है तो कह सकते हैं हम लोग कौन सा है, छोटी ई है, बड़ी ई है और री है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लुत स्वर। तो हिंदी में जो होता है प्लुत स्वर, यह हिंदी में नहीं होता है।
बल्कि यह संस्कृत भाषा में पाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि प्लुत स्वर जो है संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं, जबकि यह विविध परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि हिंदी की जो व्याकरण प्रणाली है इसमें प्लुत नहीं आता है, प्लुत स्वर नहीं आता है। वह कहाँ आता है? तो संस्कृत में आता है। तो बच्चों की जो ज्ञान की है परीक्षा जो होती है उसमें इसलिए पूछ दिया जाता है कि पता नहीं बच्चों को यह पता होगा या नहीं पता होगा। तो जिनको पता होता है वो उस प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, जिनको नहीं पता होता है, जो ठीक से नहीं पढ़े रहते हैं, वो नहीं दे पाते हैं उत्तर इसका। तो याद रखेंगे, नहीं होते हैं प्लुत स्वर किसमें? तो हिंदी भाषा में। हिंदी में सामान्यतः प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा एवं नाटक आदि का संवाद लिखते समय या पुकारने के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है प्लुत स्वर का। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। यानी जब भी प्लुत स्वर का उच्चारण होता है तो उसमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। मात्रा के आधार पर हिंदी में किसी भी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व का तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जिसका कोई चिन्ह नहीं होता है, इसके लिए 3 अंक लगाया जाता है, जैसे ओ और ये अ और म, ओम। यानी कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन जो प्लुत स्वर होता है वह हिंदी में नहीं होता है, ये संस्कृत में पाया जाता है। हिंदी में 2 ही प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इस तरह से हम लोग इसको जानते रहेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ह्रस्व स्वर का जो तिगुना समय लगता है प्लुत स्वर में, तो इसका उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें 3 जो अक्षर मिल के बने होते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है ओ, अ और म, तो इसको ओम पढ़ते हैं हम लोग, तो ये संस्कृत में होता है। हम लोग यहाँ देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों को। यहाँ पे लिखा गया है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, तो वह कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर है हम लोग। अगला पॉइंट है जीभ के भाग के आधार पर कौन सा भेद इसके अंतर्गत आएगा। तो जीभ के भेद के आधार पर जो स्वर होते हैं ये 3 भाग में बांटे गए हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर किसको कहते हैं? तो अ को कहते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? यानी जो बड़ा उ है, या भाषा विज्ञान की दृष्टि से किस प्रकार का उ है? तो यह पश्च समृद्ध स्वर है। अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? तो ए है। अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? तो ए है। संयुक्त स्वर कौन सा है? तो यह ए, ऐ, ओ और औ, ये क्या है? संयुक्त स्वर है। कंठ तालव्य स्वर कौन सा है? तो ए और ऐ है। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? वो शब्द बताना है जिसमें अनुनासिकता है। तो यहाँ पे इसका उदाहरण है संभालना और कटेला। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है, तो वह ऐ है। अगला है कंठ तालव्य कौन सा है? ऐसा स्वर जो कंठ तालव्य है वह है ए और ऐ। ऐ के उच्चारण स्थान का नाम है, यहाँ पे हम लोग पहले देखे हैं। ऐ के उच्चारण का स्थान का नाम क्या है? तो उसका नाम है कंठ तालव्य। स्वर ए, ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? स्वर जो है ए और ऐ, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ तालव्य है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग इसके पहले देख चुके हैं कि जो स्वर होते हैं हिंदी में मात्रा के आधार पर 2 होते हैं हिंदी में, और यह संस्कृत भाषा में एक प्लुत स्वर होता है जो हिंदी में नहीं होता है। अगला है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है?
यानी जो वर्ण तालिका हम लोग देख चुके हैं इसके पहले, इसके अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर क्या है, प्लुत क्या है तो यह स्वर है। अगला है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, क्या वे हैं, तो ये निरनुनासिक स्वर हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है तो ये क्या कहलाते हैं, तो निरनुनासिक कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो वर्ण कहलाता है। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, तो हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं उसको। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला क्या होता है, यह होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो यह 25 होती है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो उसे अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों का जब मेल होता है तो वह अक्षर कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, तो शब्द को माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसको माना जाता है, शब्द को माना जाता है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो स्वर कहते हैं। तो प्रश्न कई तरह से बनते हैं, जैसे हम लोग देखते चल रहे हैं प्रश्नों की क्वालिटी को। परीक्षाओं में इसी तरह से बहुत सारे तरीके से प्रश्न बनते हैं जो विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इसलिए जो भी बातें हैं उनको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते हैं हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर कौन सा है, तो आ जो है यह दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर बड़ी ई है। कौन सा मूल दीर्घ स्वर है, तो आ, बड़ी ई और ये बड़ा ऊ है। अगला पॉइंट है प्लुत स्वर कौन सा है, तो प्लुत स्वर जो है हम लोग इसके पहले भी देख चुके हैं। उसका एक उदाहरण क्या है, ओम है, ओ अ और म भी आधा म है यहाँ पे, तो ओम जो है यह प्लुत स्वर है। कौन सा स्वर संवृत स्वर है, तो जो छोटी ई है वह संवृत स्वर है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं, क्या कहते हैं, मात्रा। स्वर किसका भेद है, तो वर्ण का भेद क्या है, स्वर है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, तो मात्रा स्वर को यहाँ हम लोग देख सकते हैं एक नया जो एक कथन है यहाँ पे। मात्रा स्वर को समरूप कहते हैं या ग्रेफीम कहते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, तो समरूप या ग्रेफीम। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो ये कंठोष्ठ वर्ण है। स्वर ध्वनि का प्रकार है, स्वर ध्वनि का क्या प्रकार है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। लेकिन हिंदी में यह प्लुत स्वर नहीं होता है, केवल संस्कृत में होता है। हिंदी की अग्र आवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है, कौन सा है, तो छोटी ई है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं, तो 33 है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो वर्ण कहलाती है। ए और
एक अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ तालव्य है। ए और अ का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, तो कंठ तालव्य। ए और अ का जो उच्चारण स्थान होता है तो कौन सा होता है, कंठ तालव्य होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्वर से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को हम लोगों ने जाना है, रिवाइज किया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में व्यंजन ध्वनियों के विस्तृत व्याख्या के साथ। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।